अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये जो हमारा चैप्टर शुरू है इसमें हमारे पिछले 2 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर मुनहसिर है। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, इसका मतलब यह है कि जो काइनेटिक थ्योरी में मतलब KTG में जो टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ऐसा क्या रिलेशन हमको एक रिलेशन हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ में एवरेज एनर्जी का, तो वो इंटरप्रिटेशन हमेशा हमें यहाँ पर अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है, इस तरह का एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, और हमने बोला कि यहाँ पर हमको कंसिडर करना है कि जो गैस हमने यहाँ पर लिया है वो आइडियल गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल गैस। तो हम निकाल रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो मान लो आपके पास में इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम ना क्या करना चाहते हैं, इनका इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हैं काइनेटिक थ्योरी के साथ में। तो एक प्रेशर की इक्वेशन पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा। P इक्वल टू होता है 1/3 NM इंटू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। ठीक है, देखिए ये प्रेशर इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट की थी 1/3 NM डिवाइडेड बाय V और VRMS का स्क्वायर। ओके, आगे चल के ये क्या बनता था? ये बनता था 1/3 और ये NM जो था ये कैपिटल M बना था डिवाइडेड बाय V और यहाँ पर VRMS का स्क्वायर, इस तरह से बना था। तो खैर अभी उसका तो काम नहीं है, हमें इसी इक्वेशन का यूज़ है। तो P इक्वल टू 1/3 NM अपॉन VRMS का स्क्वायर। वी नो दैट हम यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर V जो है ये नीचे है, V और 3 है। तो क्या करना है कि 3V को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3PV इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा NM इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसका मतलब PV इक्वल टू इसको कर देना है आपको N/3, ये 3 को दोबारा मैंने इधर ला लिया M इंटू इधर है ये आपके पास में VRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हम बहुत वक्त से पढ़ते आते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv का स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें एक एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मसावात को 2 से ज़रब और तकसीम करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। तो क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ये बनेगी आपकी N/3 इंटू M मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपके पास में VRMS का स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में उसने जो दिया है ना, ये वाली स्टेप को स्किप कर दे, इसके लिए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखना है आपको। ओके, हाँ, नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या होंगी हमारी, ये हमारा PV। देखिए अब हम इसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं PV इक्वल टू, हाँ देखो अब आपको करना ये है कि ये यहाँ से 2/3 को एक साथ लिखना है। मैं जो लिखा हूँ 2/3, ठीक है, उसके बाद में N 2/3 N, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा है मल्टीप्लाई 1/2, 2 यहाँ इसके साथ में आ गया मतलब 3 के साथ में, तो यहाँ क्या बचा है 1/2 इंटू M और फिर ये VRMS का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम गौर करें तो हमको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है ½ M VRMS का स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया, उसने डायरेक्ट ये स्टेप के बाद में ये स्टेप दे दिया। ये स्टेप स्किप हो चुकी है, इसीलिए बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज है कि स्टेप कहाँ से आई। तो इसको करना ही है सिर्फ कि आपको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो इक्वेशन आपके पास में बन जाएगी। जो यहाँ पर ये टर्म है ना ½ M VRMS का स्क्वायर, तो इसे कहा जाता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा जाता है इसे? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास में है, इसको हमको लिखा रखना है कि PV इक्वल टू 2/3 N इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन सी है? एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक तो हमको समझ में आता है। अब आगे की स्टेप क्या होगी, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो यहाँ पर हम गैस ले रहे हैं वो आइडियल गैस है। तो याद रखिए जो आइडियल गैस होती है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो 0 होती है। क्या होती है? 0।
हमेशा याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आइडियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती है, तो उसका आंसर ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरप्रिटेशन नहीं होता, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टोर्ड एनर्जी होता है। यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में है, रैंडम मोशन में। हमने इसके जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड एनर्जी है, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि आइडियल गैसेस वाले केसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब अगर उनकी कुल एनर्जी भी हमने टोटल एनर्जी भी निकाला तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी उनके पास में जीरो होती है, क्योंकि हमेशा कैसे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तो स्टोर्ड एनर्जी होता है। इनके पास में किसी किस्म का इंटरप्रिटेशन नहीं होता, इसके लिए इनके पास में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू के ई प्लस n इंटू पी, ठीक है। इसका मतलब n एज इट इज रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है, क्या है आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी निकली आपके पास में हाफ वी आर एम एस का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास में, जीरो। मतलब ई हमारे पास में कितना आ गया, ई हमारे पास में आ गया n इंटू हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब करना यह है कि ये जो मसावात है, ठीक है, इस मसावात में हाँ ये वाली वैल्यू को उठाकर रखना है, ठीक है। तो ये मसावत हमारी क्या बोलती है, ये मसावत हमारी बोलती है पी वी इक्वल टू 2/3 n इंटू के ई। के ई का फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ भी देखें n इंटू के ई क्या होता है, n इंटू के ई हमारे पास में ई है। देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट किया है n इंटू के ई मतलब हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर, ई के। तो क्या इस वैल्यू के जगह पर हम ई को रख सकते हैं, तो आंसर हाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, पी वी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई ई। ये इक्वेशन आ गए हमारे पास में पी वी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई ई। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। अब सेकंड वाले बोर्ड पर करवा रहा हूँ आपको। देखिए अब हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाले फॉर्म में। तो वी नो दैट कि पी वी इक्वल टू होता है n इंटू के बी टी। क्या होता है, n इंटू के बी टी, ओके। ये हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट किया, पी वी इक्वल टू एन के बी टी। तो इस मसावात में रख सकते हैं हम यहाँ पर पी वी इक्वल टू एन के बी टी। यहाँ रखिए n के बी टी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर इधर है हमारे पास में 2/3 मल्टीप्लाई बाई ई। क्या है हमारे पास में 2/3 मल्टीप्लाई बाई ई, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से हमको निकालना है एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो क्या करना है इसको कि के बी टी एज इट इज रहने दो, यहाँ पर 2/3 भी एज इट इज रहने दो, ई और ये जो n मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइडेशन में चल जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइडेशन में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, n नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि 3 ये 2/3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3/2 के बी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन एन। यही वो इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमें कैलकुलेट करना था कि ई बाय एन इक्वल टू क्या होता है, 3/2 के बी टी। इसका मतलब यह है कि ई बाय एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर जो के बी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट अगर यहाँ से निकलेगा तो ये जो इक्वल का साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कन्वर्ट होगा। और यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल लेंगे। कंक्लूजन ये है कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाय एन। और इसी को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। क्या बोलता है वो कि एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये था आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया। इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक में इतना हमको डिटेल में नहीं दिया है। अगर आप मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक है। जो अभी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके टेक्स्ट बुक में साइड में एक बॉक्स में एक चीज़ बताइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज।
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके टेक्स्ट बुक में साइड में एक बॉक्स में दिया है उसने, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ना इसका बहुत खतरनाक सा डेरिवेशन है, लेकिन आप लोगों की किस्मत ये है कि अभी आपको स्टैंडर्ड 12 में इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको इसका एक थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट है जो एग्जाम में भी पॉसिबल 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैक्सवेल ने एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बताया और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बताते वक्त इसने किसी भी किस्म का प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक बात सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि बिना किसी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बावजूद he got द नोबेल प्राइज़, उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन पर नोबेल प्राइज़ मिला। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था उसने कि किस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स की आप वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए मान लो आपके पास में एक गैस का कंटेनर है और उस गैस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए। अब अगर एक गैस हमारे पास में, तो उसके पास में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लाखों में करोड़ों में मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप उस मॉलिक्यूल्स में से किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की मुझे वेलोसिटी बताओ, इट इज़ पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास में 1 करोड़ मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उन 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से मैंने आपको बोला कि मुझे आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बताओ, तो आप नहीं बता सकोगे, क्योंकि जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है तो हमको उसको बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर आपके पास में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स दे दिए जाए और कहा जाए कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बताओ, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इस चीज़ को, इस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, पेन और कॉपी लिया अपनी और एक फर्स्ट क्लास ग्राफ बना दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया और बता दिया कि एक पर्टिकुलर रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में जैसे आपको वैसा मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको ग्रेजुएशन लेवल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे है देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैक्सवेल ने क्या किया, एक ऐसे ग्राफ बनाया और बड़ी हैरत की बात है कि उसको इस पर नोबेल प्राइज़ मिला है ना। एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ जो था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में बनाया गया। एक्स एक्सिस पर जो लिया गया था वो लिया गया था वेलोसिटीज़, क्या लिया गया था, वेलोसिटी, और वाई एक्सिस पर लिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर कैपिटल एन और यहाँ पर वी, एक्स पर वी है और इस पर क्या है, एन है। उसने ना एक ऐसे ग्राफ बनाया, बस इस तरह का एक ग्राफ बनाया ऐसे, बस ये ग्राफ बनाया और नोबेल प्राइज़ हासिल कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ ये ग्राफ का मतलब क्या। इस ग्राफ का मतलब ये है कि इसने, मैक्सवेल ने बताया कि जो यहाँ पर वेलोसिटीज़ है उसकी जो रेंज है ना वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। मान लो यहाँ पर आपके पास में ये 0 है और यहाँ पर आप लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ ले लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ। हाँ, उसके बाद में 15 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद में 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद में 25 किलोमीटर पर आवर, और इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आप 500, 1000, 1500, इधर 2000 और 2015। ठीक है, तो इसने इस तरह से मैं इसे एग्जांपल के तौर पर लिया। अब मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो 0 वेलोसिटी पर 0 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी वेलोसिटी 0 पर कितने होते हैं, 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसी नहीं है कि जिसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उसके बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जो 5 किलोमीटर पर रफ्तार से मूव करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल कितने हैं, तो वो मॉलिक्यूल इतने। देखिए जो मॉलिक्यूल 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इस ग्राफ के मुताबिक वो मॉलिक्यूल कितने, 500। यानी कि ये वाले एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने किलोमीटर पर रफ्तार की, कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं, कितने किलोमीटर पर रफ्तार की, कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हरकत कर रहे हैं, तो आंसर है 500। कितने, 500 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की रफ्तार से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। मतलब 500 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, सॉरी 1500 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं, तो आंसर है 1500 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए कि 1500 से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, तो आंसर है ये है वो मॉलिक्यूल्स जो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से
मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 2500 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कितने किलोमीटर पर जो है 2500 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब हमारे लिए बताना आसान हो गया कि कौन से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान का गैप निकालना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर के दरमियान में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2500 माइनस 10 पर कितने थे, 1500 थे। ठीक है, मतलब कितने बचेंगे, 1000। मतलब इस रेंज के दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो कितने हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स है। अब हमारे लिए बताना बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की रेंज क्या है। तो अगर मैं बोलूँ कि 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करने वाले मॉलिक्यूल का रेंज कितना है, तो आप बोलेंगे 1500। अगर मैं पूछूँ आपको कि 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार और 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के दरमियान में मूव करने वाले मॉलिक्यूल कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1000। ठीक है, तो ठीक है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आती है। तीसरी बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी दी थी, इसे कहा एमपी। क्या बोला, क्या क्या कहते हैं इसको, वीएमपी। वीएमपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी कि ये वो वेलोसिटी है, प्रोबेबल वेलोसिटी है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होते हैं जो इस वेलोसिटी से इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मूव करते हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटीज़ कम होंगी और आपके मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कंक्लूजन आपको और याद रखना है कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसे बोलेंगे हम एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब इस एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद होंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बताने के बाद में मैक्सवेल गॉट द नोबेल प्राइज। ठीक है, उसने क्या किया, आपको एक रेंज बता दिया कि एक पर्टिकुलर रेंज से इतने मॉलिक्यूल्स है जो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज पर इतने मॉलिक्यूल्स है जो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, इसका एक बहुत खतरनाक सा प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ है, जो आपको आगे ग्रेजुएशन लेवल पर समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको सिर्फ अभी यहाँ बताना यही था कि यहाँ पर एक वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कैसा रिलेशन है। आप अगर उनकी वेलोसिटी को बताना चाहेंगे तो हमें कैसा बताना होगा। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बहुत मुश्किल जाता है। मैं आज आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा जो बहुत ही आसान फार्मूला है, और उस फार्मूले की मदद से हम आसानी से डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन पॉसेस बाय अ सिस्टम। मतलब नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन पॉसेस बाय अ सिस्टम। मतलब एक सिस्टम जो है कितने पॉसिबल मोशन पॉजेस कर सकता है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप तमाम ने देखा होगा, आपको पता होगा कि जो गैसेस होती है हमारे पास में कई प्रकार की होती है। जैसे मोनोएटॉमिक गैसेस होती है, डायटॉमिक गैसेस होती है, ट्राइएटॉमिक गैसेस होती है। मोनोएटॉमिक गैस की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो आर्गन, ठीक है, ये है जो हमारा मोनोएटॉमिक गैस है। उसी तरह से H2 जो है हमारी डायटॉमिक गैस है, ठीक है, HCl डायटॉमिक गैस है। तो अगर आपके पास में गैसेस है, ये गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास में मैंने आपको बताया था कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में 3 किस्म की मोशन होती है। वो रैंडम मोशन तो परफॉर्म करते हैं। रैंडम मोशन 3 तरह की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी होती है रोटेशनल मोशन, और तीसरी होती है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन कब आता था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब जाके उनके अंदर वाइब्रेशन आती है। मतलब उसके पास में 2 किस्म की एनर्जीज आ जाती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन होता है ना। तो मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो मान लो आपके पास में एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए हम लेते हैं कि पहले इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं। इसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन possessed बाय ए सिस्टम। बस ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है।
ऐसी वर्मा वगैरह में आपको मिल जाएगी। नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन पॉसेस बाय अ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के जरिए कितने पॉसिबल मोशन पॉसेस होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं आपको समझाता हूँ, सर इसमें डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास में एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है ना, आपके पास में मोनो एटॉमिक गैस है। हम बोलते हैं कि हम मोनो एटॉमिक गैस के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, हम इसकी एग्जांपल लेंगे आर्गन, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो इसके पास में एक ही मॉलिक्यूल होगा डेफिनेटली। तो मान लो अगर आपके पास में मोनो एटॉमिक गैस है, उसके पास में एक ही मॉलिक्यूल्स होता है, आप सभी को पता है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल होता है इसके पास में कौन कौन से मोशंस होंगे सबसे पहले, तो इसके पास में ट्रांसलेशन मोशन तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन मोशन तो ये कर सकता है। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल होने की वजह से, मोनो एटॉमिक होने की वजह से इसके पास में रोटेशनल मोशन नहीं होगा। इसके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन होगा, तो आंसर है इसके पास में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा। अब ये ट्रांसलेशन मोशन कौन सी पॉसिबल वेज में कर सकता है, तो ये एक्स एक्सिस में भी मोशन कर सकता है, ये वाई में भी कर सकता है और ये जेड में भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मोनो एटॉमिक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास में सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है, और ये कितने पॉसिबल वे में अपने आप को मोशन कर अपने आप को मोटेट करवा सकते हैं, कितने वेस में मोशन कर सकते हैं, तो 3 वेस में, एक एक्स में, वाई में और जेड में। इसका मतलब ये है कि मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो आंसर है मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। एक तो ट्रांसलेशन तो होता ही है, रोटेशनल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है। अगर ट्रांसलेशन में भी कितने हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में ये अपने आप को मोशन करवा सकता है। इसीलिए मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। ये हुआ मोनो एटॉमिक की बात। अब सेकंड हम लेते हैं डायटोमिक, डायटोमिक गैसेस है ना। डायटोमिक गैस, इसके एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, H2O ले लो, सॉरी H2 ले लो, O2 ले लो, HCl ले लो, है ना। इसमें कैसी बॉन्डिंग रहती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की 2 बॉन्डिंग रहती है। ये है आपका डायटोमिक गैस, ठीक है। तो डायटोमिक गैस की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन तो डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसका ट्रांसलेशन मोशन होगा, देखिए इस तरह से, ये है आपका डायटोमिक ट्रांसलेशन, ये एक्स में भी कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं, जेड में भी कर सकते हैं। कितने होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। उसी के साथ साथ में ये डायटोमिक है तो जाहिर सी बात है ये रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये रोटेट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये इसमें समझने वाली बात है। ये सबसे पहले तो वाई एक्सिस में रोटेट कर सकते इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में जेड में भी रोटेट कर सकते, लेकिन ये एक्स में रोटेट नहीं कर सकते। देखिए, क्योंकि अगर उसे एक्स में घूमना है तो उसी एक्सिस के अतराफ में घूमना पड़ेगा, और आपको पता है कि अगर आप उसी एक्सिस के अतराफ में घूमते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब सबसे पहला लेसन पढ़वाया था, उसमें बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर अपने एक्सिस के अतराफ में घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर क्या होता है, 0। अगर वो एक्स से रिलेटेड है और एक्स के अतराफ में घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अगर आई 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, 0। इसका मतलब यह है कि जब डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल्स जब मोशन करते हैं तो वो वाई में भी घूम सकता है, जेड में भी घूम सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस में नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता, क्योंकि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में अगर रखे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे 0 होगी। इसका मतलब यह है कि डायटोमिक गैसेस में जो मॉलिक्यूल का जो रोटेशनल मोशन होता है वो एक्स में, वो वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, लेकिन एक्स में क्या होता है, 0। अब बताइए यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। ट्रांसलेशन के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 और 2 को मिलाए तो कितने बनेंगे, 5। इसका मतलब यह है कि डायटोमिक गैसेस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो कितने होते हैं, तो आंसर है 5 होते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया। अब मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा और उस छोटे से फार्मूले से आप किसी भी किस्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये कि नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन पॉसेस बाय अ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के जरिए कितना पॉसिबल मोशन पॉसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। मोनोएटॉमिक आर्गन की हमने मिसाल ली तो इसके पास में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो आंसर है इसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 3। और कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो इनके दरमियान में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगे वो 5 होंगे। 5 क्यों होंगे, क्योंकि 2 जो है वो ट्रांसलेशन, सॉरी 3 जो है वो ट्रांसलेशन के होंगे और 2 जो होंगे वो रोटेशनल के होंगे। ये हम लोअर टेम्परेचर की बात करें भैया, अगर हाई टेम्परेचर पर होगा तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो लोअर टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 5 होंगे। 3 तो ट्रांसलेशन के होंगे और 2 जो होंगे वो रोटेशनल के होंगे। और उसी के साथ साथ में अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए
तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास में वाइब्रेशन आएंगी, वाइब्रेशन आएंगी मतलब कितने हमको ऐड करना पड़ेंगे एनर्जीज। तो जब वाइब्रेशन हमारे पास में आती है इसका मतलब ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन होता है तो दो एनर्जीज और हमारे पास में आ जाती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमें इसमें कितने एनर्जीज कितने मोशंस का इजाफा करना पड़ेगा, तो आंसर है 2 मोशंस का इजाफा करना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 7, और लो टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। इज इट क्लियर? तो ये है लो टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये है हाई टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन ये तो कॉन्सेप्चुअली, अब हम इसका फार्मूले से कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं। तो याद रखो मोनोएटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3, और डायटोमिक में लो टेम्परेचर पर 5 और हाई टेम्परेचर पर 7। ठीक है, एक्स एक्सिस के अतराफ में मोमेंट जो इसका मोशन क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 0। ये वाई के अतराफ भी घूम सकता है, जेड के अतराफ में भी घूम सकता है रोटेशनल मोशन में, लेकिन एक्स के अतराफ में नहीं घूम सकता। ठीक है, तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं इसका आपको एक फार्मूला बताता हूँ, जनरल फार्मूला, जिसकी मदद से आप किसी भी गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम आसानी से निकाल सकोगे। देखिए वो हम कैसे निकालेंगे, सुनो। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एस से डिफाइन करेंगे। एफ इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में 2a माइनस बी, सॉरी 3a माइनस बी। क्या होगा 3a माइनस बी। एफ इक्वल टू क्या बना हमारे पास में 3a माइनस बी। यहाँ पर a और b क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। a जो है यहाँ पर यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और b का मतलब है बॉन्ड। याद रहेगा, a है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और b जो है वो बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एग्जांपल की मदद से करते हैं। पहला मोनो एटॉमिक है ना, ये मोनो एटॉमिक है आर्गॉन। इसके पास में कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है ना, और बॉन्ड वगैरह तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है। तो F इक्वल टू क्या होगा 3a माइनस बी, है ना। 3a मतलब क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो है कितने मॉलिक्यूल है, एक है, और बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 0 है, मतलब 3 1 1। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गए 3। याद है अभी आपको बताया कि जो मोनो एटॉमिक होते हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3 होते हैं। कौन से? ट्रांसलेशन। ठीक है, ये तो वो। सेकंड डायटोमिक की बात करते हैं, है ना। डायटोमिक के एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। हम H2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे H2, या O2 भी ले सकते हैं आप। अगर हमने H2 लिया तो ये HH की 2 बॉन्डिंग, है ना, ये एक H और ये एक। ओके, फार्मूला हमारे पास में क्या है, F इक्वल टू 3a माइनस बी। 3a हमारे पास में क्या है, तो a हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसमें 2 दिख रहे, माइनस उसके बाद में बॉन्ड कितना दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा 1, मतलब 3 2 6 माइनस 1, इसका मतलब 5। लो टेम्परेचर की बात है ना, कितने आ गए 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डायटोमिक है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 5। अभी आपको बताया लो टेम्परेचर की बात। हाँ, और हाई टेम्परेचर पर कितने होंगे 7 होंगे। ठीक है, तो ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए और डाई के लिए। अब ट्राई के लिए भी देख लेते हैं। ट्राइटोमिक गैसेस के लिए, है ना। तो ट्राइटोमिक गैसेस के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। मान लो आपके पास में एक ट्राइटोमिक गैसेस ऐसा, तो ट्राइटोमिक ना 2 किस्म के होंगे। सबसे पहला होगा लीनियर ट्राइटोमिक। क्या होगा, लीनियर ट्राइटोमिक। लीनियर में कैसे होगा, लीनियर में मतलब होगा एक इस तरह से बॉन्ड, ये है लीनियर ट्राइटोमिक। ठीक है, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फार्मूला, जनरल फार्मूला से। F इक्वल टू क्या है 3a माइनस बी। इसका मतलब 3 कितने आपको एटॉमिक, कितने यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 3 दिख रहे, 3 3 9 माइनस कितने बॉन्ड दिख रहे 2 दिख रहे, तो 3 3 9 माइनस 2, तो कितने बचेंगे 7। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकला 7। किसका, ट्राइटोमिक गैस का। ये तो हुआ लीनियर ट्राइटोमिक। अच्छा, अगर मैं दूसरा निकालना चाहूँ नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर का कैसे निकालोगे, तो इसका ऐसे निकालोगे, देखिए। ठीक है, क्या फार्मूला आपके पास में F इक्वल टू 3a माइनस बी। 3 एज इट इज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 3 है, माइनस बॉन्ड कितने दिख रहे 1 2 3, 3 3 9 9 माइनस 3 कितना होगा 6। ये निकल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो ये निकाला हमने, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितना होता है 3 होता है, डायटॉमिक का कितना होता है 5 होता है, ट्राई का कितना निकला 7 भी निकला और 6 भी निकला। तो ट्राइएटॉमिक 2 किस्मों के होते हैं, एक लीनियर ट्राइएटॉमिक होता है, एक नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक होता है। तो लीनियर ट्राइएटॉमिक का कितना आता है हमेशा 7 आता है, और नॉन लीनियर का कितना आता है 6 आता है। तो ये था आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट्स टाइप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन पोजेस बाय अ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के जरिए कितना पॉसिबल मोशन पोजेस होता है उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जनरल फार्मूला हमने क्या बनाया, F=3a-b, जहाँ पर a जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और b जो है वो बॉन्ड है। उसी के साथ साथ में मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कैलकुलेट कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लेक्चर को मुख्तसर रख रहे हैं, मुख्तसर रखने की वजह यह है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर लेक्चर थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो ठीक है लेक्चर को हम थोड़े मुख्तसर बनाते चलेंगे। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर विद केटी देखा, उसके बाद में हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और थर्ड वाला जो टॉपिक हमने देखा उसका नाम था डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रुकता है। मुझे ऐसी उम्मीद है आप तमाम चीज़ें आपको समझ में आई हैं। जो चीज़ें समझ में आई हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारे इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।